दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से आरोही अपने घर पर गई थी। और जब उसने देखा कि उसके पिता ने बड़ा ही बुरा व्यवहार किया। उसके पिता ने उससे कह दिया था कि कार्तिक बड़ा निकम्मा और नकारा है। हालांकि पहले उसने पता नहीं किया कि अब तो कार्तिक जॉब भी करने लगा है। तभी आरोही बड़े गुस्से में हो गई थी और वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो गई थी। अब आगे। दोस्तों, लव हैकर कहानी के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, ये भी जरूर लिख कर भेजें कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां से हमारी कहानियों को सुनते हैं। और आप हिंदुस्तान के अगर बाहर से हैं तो भी कमेंट करें और बताएं कि कहां से हमारी कहानी को सुनते हैं। चलिए, आज के एपिसोड 25 में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। आरोही गुस्से में घर से निकल ही रही थी, तभी सानवी उसके पास आ गई। सानवी ने उसके पास आते हुए उसको मनाने की कोशिश की और कहा, आरोही, पापा की बात का गुस्सा मत करो। प्लीज, तुम्हें तो मालूम है वो तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और उनका तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बात सुनकर आरोही ने सानवी की तरफ घूर कर देखा। नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे, उनका मेरे को हर्ट करने का कोई इरादा तो नहीं था। तुम्हें पता है, बहुत बार ऐसी बातें करते हैं। मैंने मान लिया कि कार्तिक के पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी आएगा और उसकी इंसल्ट कर देगा। हमारी मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा हमेशा उसकी इंसल्ट करते रहते हैं, जबकि वो पहले दिन से ही अच्छा काम करता है। उसने आज तक मेरे को किसी चीज की परेशानी भी नहीं होने दी। जो चीज मुझे चाहिए वो टाइम से पहले ला कर देता है। 40-50 हजार तो ऐसे बैठे बैठे कमा लेता है। मैं मानती हूँ कि थोड़ा लापरवाह है, लेकिन हर चीज मैच्योर हो ये जरूरी तो नहीं ना। वो जैसा भी है मुझे पसंद है। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वो मेरे पति की इंसल्ट करे। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें सुनने के बाद सानवी भी कुछ नहीं कह पाई। तब तक करके बाकी लोग भी बाहर आ गए थे। वो घर के दरवाजे के पीछे खड़े दोनों को पूरी बातें सुन रहे थे। उसकी बात सुनने के बाद दशरथ ने अपना बाहर निकलते हुए आरोही से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आरोही बेटा। मुझे नहीं पता था कि कार्तिक की जॉब लग गई है। प्लीज, मुझे माफ कर दो। उसके चेहरे पर अब माफी के भाव थे। अपने पापा की बात सुनने के बाद भी आरोही कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप खड़ी उनको देखती रही। तभी वहां पर कैब आ गई। ड्राइवर ने उन लोगों को आकर नीचे शीशा करते हुए पूछा, मिस आरोही मेहता? आरोही ने आगे से जवाब दिया, हाँ हाँ, आ रही हूँ, मैंने ही गाड़ी बुक की थी। और ये कहते वो गाड़ी में बैठने लगी। लेकिन तभी दशरथ ने फिर से उसे रोक लिया। उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, क्या तुम अब भी अपने बाबा से नाराज हो? अरे, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने पता नहीं किया। मुझे पहले पता कर लेना चाहिए था। लेकिन क्या तुम अपने बाबा को ऐसे एक बार के लिए माफ नहीं कर सकती? प्लीज, प्लीज अपने बाबा को माफ कर दो बेटा। ये कहते हुए वो अपने कान पकड़ने के लिए हाथ ऊपर कर ही रहा था। तभी आरोही ने उसको आगे से रोक कर कहा, अरे अरे बाबा, आप ये कैसे क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी हर बार बस कार्तिक की इंसल्ट ना करे। उसके बाद सुनकर तभी दशरथ ने उसे गले लगा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार भरे स्वर में कहा, अरे तो आरोही, तुम जा क्यों रही हो? अभी तो आई थी, थोड़ी देर रुक जाओ ना, फिर चली जाना। आरोही ने उसे अलग होते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, "हम्म, बस कुछ नहीं बाबा, घर पर तो जाना ही है, कैब बुला ले ही है तो चलो अब चली ही जाती हूँ। तभी दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम अभी बिल्कुल नहीं जाओगे। तुमने अभी तक अपने बाबा से बात भी नहीं की है। और अब मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने बाबा की बेटी कम और कार्तिक की बीवी ज्यादा बन गई हो, है ना? ये कहते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। वो जानबूझकर माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर आरोही के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बेटी तो हमेशा रहूंगी ना। लेकिन आप ही सोचिए, अगर मम्मा के सामने अगर कोई आपके बारे में अच्छी बात कर रहे तो मम्मा को कैसा लगेगा? मुझे सच में बहुत बुरा लगा पापा, क्योंकि आप तो कार्तिक अच्छी खासी जॉब भी करता है, लेकिन फिर भी आपने उसे
आज निकम्मा और नकारा कहा। तभी सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी सामने से वो आगे बढ़ी और आरोही का हाथ पकड़ते हुए उसने उसकी माँ ने कहा, आरोही ठीक है, हम सब समझ गए हैं, चलो अब अंदर चलो चुपचाप, चलो लंच करना और फिर बाद में जाना। ये कहते हुए आरोही को खींचकर लेकर जाने लगी, लेकिन आरोही अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, लेकिन मम्मा मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकती हूँ? ये गाड़ी वाले भैया स्पेशल मेरे लिए यहाँ आए और अब मैं इसकी कैब में नहीं गई तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। ये बेचारा तो मेरे लिए इधर आया है। आरोही दिल से बहुत दयालु थी, वो किसी भी इंसान के हक का पैसा नहीं खाना चाहती थी। वहीं आरोही की बात अभी पूरी ही हुई थी, तभी दशरथ ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो बेटा, मैं इसको वेटिंग चार्ज दे देता हूँ। ये कहते हुए वो ड्राइवर की तरफ चल पड़ा। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 500-500 के 2 नोट निकालकर ड्राइवर को दे दिए। ड्राइवर ने जब उसके हाथ में 1000 रुपया देखा तो वो बड़ा खुश हो गया। उसकी टोटल राइड ही 700 रुपये की थी, लेकिन दशरथ ने उसको 1000 रुपये दे दिए थे। उसने दशरथ का शुक्रिया अदा किया और वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। इसके बाद आरोही सभी के साथ अंदर वापस चली गई। वो फिर वापस में बैठकर बातें करने लगे। सभी को समझ आ गया था कि आरोही कार्तिक से प्यार करने लगी है और वो अब उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। इसी समय उधर कपूर हाउस में दिव्यानी लिविंग रूम में बैठी थी। रोशनी किचन में खड़ी पानी पी रही थी। रोशनी भी संडे का फायदा उठाते हुए अपनी माँ से मिलने आ गई थी। वो पानी पीने के बाद वापस दिव्यानी के पास आकर बैठ गई। रोशनी ने दिव्यानी के पास बैठते हुए पूछा, मॉम एक बात बताइए, पापा मुझे बहुत चुप चुप से दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दिन में मैंने फोन किया, पूछा कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। आज भी आई हूँ, आकर मिली, अच्छे से बात की ही नहीं उन्होंने। क्या रिटायरमेंट को लेकर टेंशन में तो नहीं है? दिव्यानी ने उसकी बात को सुनते हुए उसको समझाते हुए कहा, देखो रिटायरमेंट तो हो गई, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। शायद उसी को लेकर मन में परेशानी चल रही होगी। अब क्या करें? ये कहते हुए वापस अपना हिसाब किताब करने लगी। रोशनी ने उसकी बात ध्यान से सुनते हुए आगे कहा, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन ऐसे चिंता मत करो। उनकी तबीयत तो ऐसे खराब हो जाएगी ऐसे करेंगे तो। उसकी बात सुनते ही दिव्यानी ने हाथ खड़े करते हुए कहा, हाँ तो राघव को इतना 30 मार खा बनकर घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? इतना तो सोचना चाहिए था ना। कैसे चलेगा ये घर? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अपने पर्सनल शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। मैं कौन सी शॉपिंग करती हूँ, ना ही कहीं घूमने जाती। पैसे खर्च करने के लिए मुझे चाहिए ही नहीं होते। तुम तो जानती हो महंगाई में घर चलना भी इतना मुश्किल हो गया है। तब तो उन्होंने सोचा ही नहीं, राघव को तो घर से निकाल दिया। अब परेशान हो रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं? उसकी नाराजगी भरी बात सुनकर रोशनी ने उनको समझाते हुए कहा, अरे तो आप उनका साथ मत छोड़िएगा मम्मी। अगर आप उनके साथ है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशनी की बात सुनकर दिव्यानी ने व्यंग भरी आवाज में कहा, हाँ हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो बेटियां होती है ना, माँ चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा परेशान हो तो बेटियां भी ऐसे ऐसे हो जाती हैं जैसे उसकी माँ तो कुछ है ही नहीं। उसकी बात सुनकर रोशनी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और शांत करवाते हुए बोली, अरे मोम कैसे बात कर रही हैं आप? और आपकी चिंता मुझे क्यों नहीं होगी? आप मेरी मोम है ना। वो दोनों माँ बेटी आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। वहीं उधर लिविंग रूम में एक कोने में प्रकाश चिंता में बैठा हुआ था। वो अपने मोबाइल पर आए हुए ईएमआई के मैसेज को देख रहा था। अगले महीने की ड्यू थी और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ये सब खर्चों के बारे में सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा था। वहीं रोशनी ने अपनी माँ से चिंता न करने के लिए समझाते हुए फिर कहा, मॉम अभी तो वैसे चिंता करने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं। अभी तो भगवान की दया से कार्तिक भी काम लग गया, आरोही भी जॉब कर रही है, तो खर्चा तो अपने आप निकल जाएगा ना। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने उपहास भरी हंसी में कहा, कार्तिक? हो कार्तिक काम करने लगा? कैसी बात कर रही हो रोशनी? तुम तो जानती हो तुम्हारा ही तो भाई है वो। अभी थोड़े दिन काम करेगा, फिर कहीं ना कहीं उन पैसों को उड़ा देगा। ये कहने के बाद उसने गहरी सांस ली, माथा हिलाते हुए कहा, चलो छोड़ दो इन सब बातों को। प्याज और टमाटर ले आओ, मैं काट देती हूँ, अच्छा सा खाना बनाना।
लेकिन रोशनी ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मोम, आरोही ने लौकी और दाल बनाई थी, मैं वही खा लूंगी। उसकी बात सुनकर दिव्या ने निराशा भरी आवाज में कहा, हाँ बनाकर गई है लौकी और दाल। इतना भी नहीं सोचा कि एक ही ननंद है, मेहमान आ रहे हैं, और क्या बनाकर गई है। रोशनी ने तुरंत उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मोम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, अपने ही तो घर आई हूँ। और भाभी ने जब इतना अच्छा लौकी दाल बनाया है तो उसमें क्या दिक्कत है, हम अपने घर पर भी तो खाते हैं ना। उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, दिव्यानी ने बीच में ही ताना मारते हुए कहा, ओह, तुम भी अपने पापा की तरह हो गई हो, हमेशा उसकी बड़ाई करती हो। रोशनी ने तुरंत अपनी माँ को समझने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मॉम, आरोही भी अच्छी लड़की है, आप उसकी कदर कर लीजिए। ये कहने के बाद उसने थोड़ा कुछ सोचते हुए आगे कहा, सुनिए, कार्तिक आज छोड़ने गया था उसे। उसकी बात सुनकर दिव्यानी की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसको कोई मौका मिल गया हो जिसकी वो तलाश में थी। उसने तुरंत उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, कार्तिक ने कभी किसी की जिम्मेदारी ली है जो उसकी उठाएगा? अपने दोस्तों में कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। तुम क्या उम्मीदें लगा रही हो उससे? वो आरोही को छोड़ने जाएगा? हालांकि आज कार्तिक ही आरोही को उसके मायके ड्रॉप करके आया था, लेकिन फिर भी दिव्यानी कभी भी कार्तिक की तारीफ नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों कार्तिक के बचपन से ही वो उसकी तारीफ नहीं कर पाती थी, हमेशा उसको ब्लीज करती रहती थी। तभी उसकी बात सुनकर रोशनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मोम, ये तो गलत बात है। आरोही शादी के बाद मुश्किल से 2-3 बार तो अपने मायके गई है, और कार्तिक फिर भी उसको छोड़ने गया। बहुत गलत बात है। आपने कुणाल को देखा, वो हर बार छोड़ने जाता है अपनी बीवी को। रोशनी आरोही के प्रति अलग भावना रखती थी। वो लड़की होने के नाते आरोही से हमदर्दी करती थी, लेकिन दिव्यानी ने लापरवाही से अपने आप सिर हिलाते हुए कहा, अरे वो नौकरी करती है बेटा, उसे कम ही जाना पड़ता है, वापस भी तो आना पड़ता है। बाकी चिंता करने की बात नहीं, वो टैक्सी लेकर आ जाएगी। उसको आरोही से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसके हिसाब से आरोही बस घर के काम करने वाली एक नौकर थी, और उसके लिए पैसा कमाने वाली एक मशीन भी। इसके बाद जब रोशनी ने आगे कुछ नहीं कहा तो दिव्यानी ने उसको किचन की तरफ इशारा किया और कहा, अरे तुम निकाल लाओ ना सब्जियां, मैं बनाती हूँ कुछ नई। लेकिन उसके बातें सुनते ही रोशनी ने फिर कहा, नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। लेकिन दिव्यानी ने पीछे से उपहास करते हुए कहा, ओह, खा लेगी लौकी दाल। इसी समय उधर आरोही उसके घर वाले लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। आरोही की माँ शबनम ने आज आरोही और सानवी को पसंद का खाना बनाया था। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सानवी का पति कुशल भी वहां आ गया था। कुशल का अपना टेक्सटाइल होलसेल का बिजनेस था और वो अच्छा खासा अमीर भी था। हमेशा अपने अमीरी का दिखावा भी करता था। उसको सानवी से ज्यादा आरोही पर क्रश था, लेकिन उसकी शादी आरोही से न होकर सानवी से हो गई थी, क्योंकि जब वो आरोही के घर पर शादी का प्रपोजल लेकर आया था तब उससे पहले ही आरोही की शादी राघव से तय हो चुकी थी। इस चक्कर में उसके घर वालों और आरोही के घर वालों को लगा कि सानवी के लिए ही प्रपोज लेकर आया होगा, क्योंकि उसने अपने घर पर पहले लड़की का नाम नहीं बताया था। वो कैसे न कैसे करके अपने घर वालों को शादी के लिए कन्विंस करके लेकर आया था। उसको आरोही के घर पर आकर पता चला कि आरोही की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन उसके दर्द में भी अभी आरोही को लेकर पहले वाली भावनाएं थी। वो अभी भी दिल ही दिल में आरोही को पाने की चाहत रखता था, लेकिन उसके इस इरादे का ना तो आरोही को पता था, न ही किसी और को। ये जो भावनाएं थी वो सिर्फ उसी के दिल में समाई हुई थी। इसलिए जैसे ही उसने घर में आया, आरोही को देखा तो उसकी आंखों में अलग सी चमक आ गई। वो आरोही से बात करना चाहता था। उसने जल्दी से अपनी सास और ससुर को प्रणाम किया। वो सोचने लगा कि आरोही के साथ कैसे बातचीत शुरू की जाए। वैसे खुद से तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ भी नहीं सकता था। तभी उसकी यह प्रॉब्लम तो शबनम ने हल कर दी। शबनम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुशल बेटा आ जाओ, आओ तुम भी लंच कर लो हमारे साथ। कुशल को और क्या चाहिए था, वो शबनम की बात सुनते ही सानवी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। शबनम ने खुद भी अपने हाथों से अपने दामाद के लिए खाने की प्लेट लगाई और खाना शुरू करने के लिए कहा। कुशल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, खाना खाने लगा। वो खाना खाते खाते आरोही को देख रहा था। तभी कोयल ने हंसी भरी मजाक भरी आवाज में कहा, अरे कुशल जीजू, आप तो सानवी दीदी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते।
अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, आपको दीदी को छोड़कर वहां आप दोबारा लेने आ गए। अपने दिल को थोड़ा काबू में रखिए, हमारी बहन को थोड़ा समय हमारे साथ भी तो बिताने दीजिए। कुशल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसको आरोही की बात करने का बहाना मिल गया था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये तो तुम्हें जब पता लगेगा जब तुम्हारी शादी होगी, मैं तब देखूंगा कैसे तुम्हारा पति तुमसे दूर रहता है। ये कहते ही उसने अपना चेहरा आरोही की तरफ घुमाया और आगे बोला, क्यों आरोही जी, आप क्या कहती हैं? कार्तिक भी आपके बिना एक पल नहीं रह पाता होगा। आरोही उसकी बात सुनकर आगे से कुछ नहीं बोली, वो हल्के से मुस्कुरा दी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसको अब पिक करने के लिए कार्तिक को बुलाना ही होगा। उसने टेबल के अंदर से ही अपना मोबाइल निकाला और कार्तिक को मैसेज करने लगी। उसने मैसेज में लिखा, कार्तिक, इमरजेंसी है, जल्दी मम्मी पापा के घर मुझे पिक करने के लिए पहुंचो। अगर तुम नहीं आए तो आज तुम्हारी आरोही की बहुत इंसल्ट होगी। उसने मैसेज कर दिया। तभी उधर से कार्तिक ने मैसेज सीन भी कर लिया और वो ये मैसेज देख ही रहा था और सोच रहा था कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी। अब क्या करेगा कार्तिक? क्या कार्तिक आरोही को लेने के लिए पहुंचेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।